वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ साहब, सीनियर सहाफ़ी। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कामरान साहब बताइएगा, ये फैज़ हमीद साहब पे जो है वो अब चार्जशीट कर दिया गया है और 2 इश्यूज पे किया गया है, जिसमें सियासत में मदाखलत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। कितनी मुश्किल में है फैज़ हमीद साहब और कितने जल्दी आपके ख्याल में ये कोई भी फैसला जो है वो आ सकता है? देखिए, चार्जेस जो हैं वो तो बड़े सीरियस नौयत के हैं और वो तमाम बातें जो पहले कहा जाता था कि सिर्फ अफवाहें हैं और ड्राइंग रूम में डिस्कशंस होती थी कि जो भी इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के बाद हटाने के बाद जो भी उनकी पॉलिसी थी असम्बलियों से रिजाइन करना, प्रोटेस्ट करना, बाकी जितने मामलात हैं कि उसमें कहीं ना कहीं शायद जनरल फैज हमीद का हाथ है, तो वो तमाम बातें इस चार्जशीट से अब साबित हुई कि वो सिर्फ अफवाहें नहीं थी बल्कि एक रियलिटी थी। और जहां तक बात है कि ये ट्रायल कंक्लूड कब होगा, ऑफ कोर्स ये तो टाइमलाइन हम तो नहीं बता सकते क्योंकि इस साल अगस्त में उनको गिरफ्तार किया गया था और मिलिट्री का जो आमतौर पर प्रोसीजर होता है, ट्रायल होता है, इन कैमरा ट्रायल होता है और आमतौर पर ISPR ही है जो उसकी तफसीलात जारी करती है। बट ये जरूर है कि इस लिहाज से कि जो सिलसिला शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे एक जो प्रॉपर्टी रियल स्टेट के बिजनेस से मुंसलिक जो ओनर थे उन्होंने कंप्लेन की थी कि कैसे जनरल फैज जब वो DGC थे उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उनके ऑफिसेज, उनके घर पर रेड किया था और वहां से जो पैसा और जो कीमती ज्वेलरी वगैरह वो उन्होंने वहां से कॉन्फिस्केट कर ली थी। लेकिन अब ये जो मामला है वो बढ़कर, जैसे खुद आपने जिक्र किया कि सियासी जो मामला मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, फिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उसका गलत इस्तेमाल, तो ये काफी संगीन नौयत के चार्जेस हैं और जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। और फिर मोर इम्पोर्टेंटली इसमें तो उनको फॉर्मली इंडाइट किया गया है। जो अगली उस ISPR की प्रेस रिलीज के अंदर जो बात अहम है कि उसमें जो मुल्क के अंदर अनरेस्ट एक सियासी जमात के साथ मिलकर फैलाने का इल्जाम भी उन पर है और ना सिर्फ 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें जनरल फैज के मुलविस होने का जो इल्जाम है, बट एट द सेम टाइम बाकी जो इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज हैं उसमें भी ये काफी सीरियस नौयत के आई थिंक इल्जामात हैं। तो लेट्स सी, और ये गैर मामूली बात है, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में जो ISI का सरबराह कोई आम पोजीशन नहीं होती, वो रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस हो। माजी में भी इल्जामात लगते रहे ISI के सरबराहान के ऊपर, लेकिन कभी भी उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। तो ये काफी एक आप कह सकते हैं जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि एक अनचार्टर्ड टेरिटरी है जिसमें हम इस वक्त सफर कर रहे हैं। खान साहब के लिए इसमें कितनी मुश्किल है कामरान साहब, कितनी मुश्किलात आ सकती हैं? उनकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये फौज का अपना अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि फैज साहब हमारे लिए फायदे से ज्यादा उल्टा नुकसान ही हमें पहुंचाया है उन्होंने। देखें, PTI वाले तो यही कहेंगे, अपने आप को डिस्टेंस करेंगे क्योंकि और वो क्या कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किलात में इजाफा करेगा इमरान खान साहब के लिए अगर ये ट्रायल आगे बढ़ता है। और ऑलरेडी इमरान खान साहब मुश्किल में, क्योंकि जब खुद ISPR अपने स्टेटमेंट में ये कह रही है कि ये इल्जाम है जनरल फैज के ऊपर कि उन्होंने सियासी मामलात में मुदाखलत की है, एक सियासी जमात के साथ मिलकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है, तो सब जानते हैं कि वो सियासी जमात कौन सी है। और उसमें फिर अगर जनरल फैज हमीद को इस इल्जाम के ऊपर सजा होती है और ये साबित हो जाता है, तो फिर जो तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान है, वो नेचुरली इम्प्लीकेट होते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो मेन फर्ज करें कि अगर कोई जिस पर इल्जाम है, मुल्जिम है, प्राइम सस्पेक्ट है, उस पर इल्जाम साबित हो जाता है तो साथ उसके जो को अक्यूज्ड हैं वो नेचुरली फिर बच नहीं सकते। ठीक ठीक जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सारा में ज्वाइन किया। अभी आजकल आपने भी सुना होगा फैसल वाडा साहब ये कहते पाए जाते हैं कि जनाब ये जो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी है PTI ने, वो बेसिकली जनरल फैज के ट्रायल को सामने रख कर दिया है कि मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको भी ड्रैग कर लिया जाए इसी केस में जो इन पर जनरल फैज साहब पे हैं। स्पेशली पॉलिटिकल ये नेचर के कहा जाता है, कुछ यूट्यूबर्स थे, कुछ एंकर्स थे, कुछ पॉलिटिशियन थे 50 के करीब, वो राब्ते में थे फैज साहब के। आफ्टर सर्विस की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहे हैं। आपको कितना लगता है कि वाकई कोई PTI को पहले से इल्म था या वैसे ही
एक चार्जशीट उनके खिलाफ बनाई जा रही है उनके सिविल डिसोबीडियंस को नाकाम करने के लिए। इन दोनों का कोई वाकई लिंक लगता है आपको? देखिए, ये कहना तो हमारे पास उस तरह से तो क्लियर एविडेंस नहीं है कि कोई लिंक इनका आपस में है या नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बात का आगाज किया था कि माजी में जो हम स्पेकुलेट ही किया करते थे कि लोग बात करते थे कि जो इमरान खान की जो तहरीक है जो इस्लामाबाद में वो मार्च करने आ रहे हैं या बाकी जो उनकी पॉलिसी है मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट करना, तो उस वक्त भी कहा जाता था कि उसके पीछे जनरल फैज हैं, क्योंकि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे, वो आर्मी चीफ बन नहीं पाए और वो एक अपना स्कोर सेटल करना चाहते थे कि शायद मुल्क को डिस्टेबलाइज करके जो मुल्क की मौजूदा क़यादत है, जो अस्करी क़यादत है, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो उस वक्त तक तो भी हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं था, लेकिन अब जब फौज खुद ये कह रही है, खुद वो मानते हैं कि यस ये जो तमाम जो अफवाहें थी ये दुरुस्त हैं और ये इल्जामात जनरल फैज के ऊपर हैं और उसके हवाले से तहकीकात हो रही हैं, अगर आप उसको सामने रखेंगे, अगर जनरल फैज का और तहरीक इंसाफ की क़यादत का आपस में इतना गहरा ताल्लुक था, तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि ये जो आप बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस का और फिर इनके खिलाफ चार्जशीट जनरल फैज कि इसका कोई लिंक हो सकता है, तो इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते इस एतबार से। अच्छा, हमने ये देखा है कि साहब ही हैज बीन मोस्ट पावरफुल जनरल रहे हैं यहाँ पे, बल्कि एक टाइम पे तो लगता था वो जनरल बाजवा साहब से भी ज्यादा स्ट्रांग है। ही वाज वेरी क्लोज टू इमरान खान, ही वाज कॉलिंग द शॉट्स ऑलमोस्ट। हमें नजर आता था मीडिया मैनेज करना है, पॉलिटिशियन मैनेज करने हैं, अदालतें मैनेज करनी है, इलेक्शन मैनेज करना है, तो जनरल फैज वाज द मैन। आपको मतलब मेरे लिए थोड़ी सी एक हैरान कौन सी बात होगी, फौज के अंदर से स्पेशली मैं कहूंगा, चले जनरल बाजवा साहब से बड़ा उनका एक बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, उनको एक्सटेंशन दिलवाने में, पॉलिटिकल पार्टीज को राजी करने में जनरल फैज का बड़ा रोल था जब उनको एक्सटेंशन दी जा रही थी पार्लियामेंट के जरिए। तो आप क्या समझते हैं, जनरल बाजवा साहब इस वक्त खामोशी से सारी चीजें देख रहे हैं या कोई उन्होंने भी कोई रोल प्ले करने की कोशिश की होगी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ना कि थोड़ा सा फॉरगिव एंड फॉरगेट पे जाए, हमारे इतने करीबी जनरल थे तो इनका ट्रायल ना किया जाए? कोई उनको आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पे पुराने एक्स जनरल्स का कोई दबाव, तो मैं नहीं कहूंगा सख्त हो जाएगा, कोई उनके साथ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन की होंगी उन्होंने? देखिए, जनरल जो बाजवा हैं वो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ऑफ कोर्स सर्व किया है अंडर जनरल बाजवा के, और अब जनरल बाजवा तो ये भी कहते हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर की भी तैनाती हुई तो उनकी रिकमेंडेशन शामिल थी, हालांकि उस वक्त की जो हुकूमत है या जो वो कुछ और बात करते हैं। और ये बात भी आपकी ठीक है कि जनरल फैज के साथ जनरल बाजवा के बड़े गहरे ताल्लुकात, इसी वजह से वो ISI के सरबराह थे और उनकी एक्सटेंशन में अहम किरदार अदा किया, और उसके में भी जनरल फैज का एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट यही था कि अगर 2019 में एक्सटेंशन जनरल बाजवा की ना होती तो किसी और को आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाता, तो जनरल फैज क्योंकि आर्मी चीफ बनना चाहते थे तो उनको भी पता है कि उनके आर्मी चीफ बनने के चांसेस तभी हैं कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है, और जब एक्सटेंशन मिल जाएगी तो जब ये 3 साल उनके मुकम्मल होंगे तो देन ही विल बी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स टू बिकम द आर्मी चीफ। तो एक तो जनरल फैज, लेकिन फिर बाद में जब ये इख्तलाफात शुरू हुए इमरान खान के और जनरल बाजवा के, ये बात भी अब क्लियर है कि फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज के आपस में कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, और जो मेरे पास मालूमात हैं उनके कोई पे टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थे बाद में। अच्छा, तो अगर इस एतबार से देखें तो मुझे जो लगता है कि जनरल बाजवा, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई एडवाइस अब वो करेंगे। आई थिंक वो कोशिश यही करेंगे कि उन पर कोई मलबा ना गिरे, वो अपने आप को सेव करेंगे इस सिचुएशन में। आई डोंट थिंक सो कि वो जनरल फैज को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कोई रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको ये कल हम सुन रहे थे, कल परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की है जिसमें जो मेन पॉइंट है, और मतलब हमें भी लगता है, हमने भी आपके साथ 2-4 प्रोग्रामों में ये बात की है कि इमरान खान साहब को सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ डिलाग करने की, कोई मीनिंगफुल डिलाग, वो उसकी लैक ऑफ गारंटर है कि खान साहब की कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ ने बात की कि खान साहब की बात पे तो कौन मतलब इंप्लीमेंटेशन करवाएगा, वो अपनी बात पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो आप समझते हैं कि बात गारंटर तक रुकी हुई है, कोई गारंटर अच्छा सा मिल जाए तो दोनों के दरमियान ब्रेक थ्रू हो सकता है, या बात यहाँ बहुत आगे निकल गई है, गारंटर या गारंटीज से भी काम नहीं चलने वाला? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 2 फरीकैन के दरमियान मुआहदा होता है तो एक गारंटर तो चाहिए। मसलन नवाज शरीफ के केस में हमने देखा कि जो सऊदी अरब ये गारंटर थे और इसी वजह से वो फिर मुशर्रफ के टाइम पे मुल्क से बाहर रहे।
इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि उनके अच्छा, बेनजीर भुट्टो की दफा, मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, बेनजीर भुट्टो की दफा जब एनआरओ हुआ था उस वक्त कंडोलीजा राइस और मार्क रॉयल ग्रांट जो है वो यूके के हाई कमिश्नर, वो उस वक्त गारंटर थे। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। तो इसका का मतलब ये है कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो एक रोल प्ले करती रही हैं। इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर जब वो थे तो किसी भी फॉरेन लीडर के साथ, किसी मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात उनके इतने अच्छे नहीं रहे। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात हमें समझने वाली बात है कि एक हाई स्टेक गेम है। इमरान खान इस गेम को उस हद तक ले गए हैं कि माई वे और हाईवे वाली बात है कि फर्ज करें कि अगर वो बाहर आते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो बाकी जितने सियासी प्लेयर हैं या जो अस्करी प्लेयर हैं उनको ये लगता है कि फिर हम नहीं रहेंगे। तो ये भी एक सियासतदान जो होता है वो शायद आपको एक केयरफुली स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। उन्होंने बिल्कुल उस गेम को उस हद तक ले गए कि या मैं हूं या आप हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आई थिंक कोई भी मुज़ाकरात जो है उसकी कामयाबी वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो ताहाल शुरू नहीं हो सके हैं, बल्कि आज उल्टा खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी क़यादत पर काफ़ी नाराज़ नज़र आए और नाखुश नज़र आए और उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारे इतने लोगों की जान जो है वो चली गई है लेकिन बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनका ये कहना था कि सिविल नाफरमानी का बताएं जाके लोगों को, उसके बारे में बात करें और जो यौम सोग हम मनाने जा रहे हैं उसके बारे में बात करें। बाहर तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन हैरानकुन बात ये है यहाँ पे कि उन्होंने खुद ही ये 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी ताकि मुज़ाकरात हो सकें और बात जो है वो आगे बढ़ सके। उनके क़यादत के लोग ये कहते रहे कि हम किसी से भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, चाहे वो इंसान हो या फरिश्ता हो। लेकिन आज खान साहब काफ़ी नाराज़ नज़र आए। तो अब सवाल ये उठता है कि इन ऐसे सिचुएशन अगर रही तो ऐसे में ये मुज़ाकरात का नतीजा क्या होगा और कोई इन मुज़ाकरात का फ्यूचर है भी कि नहीं। आज के लिए इतना ही। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी।